आज शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी का 94वां बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं माननीय पवार जी से कहूँगा, कृपया अपने विचार इस विषय में रखें। मुझे खुद बहुत खुशी है। किसी भी गुरुकुल माने भारतीय परंपरा, गुरुकुल माने भारतीय संस्कार, गुरुकुल माने भारतीय संस्कृति, कभी भी अवसर ऐसा मिलता है, सौभाग्य मिलता है कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार के किसी विद्यालय या किसी शिक्षण संस्थान में जाने का अवसर मिले, तो ये तो निश्चित है ही कि वो संस्थान, उस संस्थान की शिक्षा, उस संस्थान के दिए उपदेश, उस संस्थान के समस्त कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित होंगे, संस्कारों को समर्पित होंगे, संस्कृति को समर्पित होंगे और अपने मूल्यों को बचाने का, सनातन धर्म को बचाने का, वैदिक भारत बनाने के प्रयास में होने वाला प्रयास ही होगा। किसी भी गुरुकुल की शिक्षा, किसी भी गुरुकुल का कोई भी आयोजन निश्चित रूप से अपने संस्कारों को और भारतीय वैदिक परंपरा को बनाए रखने, बचाए रखने और उसके संरक्षण का प्रयास ही माना जाएगा। मुझे आज सौभाग्य मिला है इस गुरुकुल में छात्राओं के समक्ष, मुझे तो कविता सुनाने के लिए बुलाया गया। मेरा एक ही उपयोग हो सकता है, कहीं कि मैं कविताएं सुनाऊं, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज आचार्य जी ने यहाँ अवसर दिया है और मैं जितना जैसा मुझसे आता है मैं कविताएं सुनाऊंगा। यहाँ रामप्रसाद बिस्मिल जी का बलिदान दिवस की चर्चा है, लेकिन आज ही के दिन हमारे 3 शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए। रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ ही आज ही के दिन अशफाकुल्ला खान साहब और रोशन शहीद हुए। तो हम अगर तीनों का भी नाम होता तो थोड़ा और अच्छा लगता। शहीदों में भेदभाव तो कम से कम भारतीय संस्कार संस्कृति नहीं करती। अब ऐसा क्यों हुआ होगा मुझे नहीं पता, कि हो सकता है कि रामप्रसाद बिस्मिल जी का आर्य समाज से गहरा संबंध रहा हो, इसलिए आर्य समाजियों ने उनके नाम का उल्लेख ही उचित समझा हो, या उनका आशय उनके नाम के साथ तीनों नामों का ही रहा हो। इस विषय में मेरा कोई अपनी राय नहीं है। बाकी मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर, यहाँ का वातावरण देखकर सब अच्छा लगता है। हम अपने अवमूल्यन के युग में, जबकि युग में अवमूल्यन है, हर क्षेत्र में अवमूल्यन है। वो शिक्षा में भी है, धर्म में भी है, राजनीति में भी है, शिक्षा चिकित्सा में भी, सब जगह अवमूल्यन है। अवमूल्यन काल में कहीं अपने संस्कारों को बचाने के प्रयास किए जाएं, गुरुकुल परंपराओं को जीवित रखा जाए, ये सराहनीय प्रयास है और मेरा इसमें आना मेरा सौभाग्य कि हम रामप्रसाद बिस्मिल की तरह अपने देशभक्त बने। आज आर्ष गुरुकुल सोरखा नोएडा के कार्यक्रम में हम लोग बिस्मिल को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिस्मिल की प्रिय पंक्तियां थी, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मकतल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से तरते वतन हरगिज, न जाने वतन मुर्तद में कहाँ और तू कहाँ होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह भी दिन होगा जो अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जब होगी अपना आसमां होगा। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के सिरमौर थे। स्वामी दयानंद जी से प्रेरणा लेकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, उनसे प्रेरणा लेकर आगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अनेकों क्रांतिकारी देश के आज़ादी के अंदर जुड़े। आज हम उनकी शहादत के ऊपर उनको नमन करते हैं और युवा शक्ति को आह्वान करते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल से प्रेरणा लें और अपने आप को उन्नत बनाएं। आज हम सबको राष्ट्र की एकता का, अखंडता का संकल्प लेना चाहिए। आर्ष कन्या गुरुकुल नोएडा में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उनके 94वें बलिदान दिवस पर बहुत श्रेष्ठ श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। रामप्रसाद बिस्मिल पूरी दुनिया के ऐसे दूसरे महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को जेल की काल कोठरी में लिख करके न जाने किस उपाय से सारी दुनिया के लिए समर्पित किया। पूरे विश्व की धरती पर ऐसे 2 ही क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा को स्वयं अपनी खून की लेखनी से लिखा और जिस किसी तरह से प्रकाशित करा पाया। रामप्रसाद बिस्मिल बचपन में आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन सोम जी के उपदेशों को सुनकर के उनकी प्रेरणा से वो आर्य समाज में दीक्षित हुए और आर्य समाज के इतने दीवाने हुए कि उन्होंने आर्य कुमार सभा को शाहजहांपुर में आरंभ किया। और एक दिन ये स्थिति आ गई कि पिता ने कहा कि
आर्य समाज में जाना बंद कर दो। राम प्रसाद बिस्मिल उस समय सर्दियों के दिन थे, कपड़े बदल रहे थे, धोती पहनने के लिए हाथ में ली थी कि पिता ने वो धोती हाथ से छीन ली और ये कहा कि अगर तू आर्य समाज में जाएगा तो तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। राम प्रसाद बिस्मिल अपने पिता के पैर छू करके घर से गए और ये कहा, पिताजी घर छोड़ना स्वीकार है लेकिन मैं आर्य समाज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ रखा था। जिन बलिदानियों के रक्त कणों से सींचा हुआ है, हम सदा सर्वदा उन बलिदानियों के ऋणी हैं और उनके विचार भाव और दिए हुए पथ को हम कभी भी पीछे नहीं होने देंगे। एक नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ देश और राष्ट्र के हित में आर्य समाज और हम सब लोग कार्य करते रहेंगे। सीधे सीधे स्वागत वो होता है जो दिल से किया जाता है, और दिल से स्वागत है आप सबका, हृदय से स्वागत है। क्योंकि वैसे तो पवार साहब ने फोन पर ये कह दिया था कि अगर आप नहीं मानोगे तो चाहे फिर प्रधानमंत्री बुलाए, आपको समय दे रखा है तो आपके साथ रहूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इतने बड़े आदमी कह रहे हैं कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि जनरल रावत जी के गांव में शायद उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और आपका उनका मेरठ से भी कुछ रिश्ता रहा है, और वहाँ से मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री के बार बार फोन आ रहे थे, तो हमने भी कहा कि हमारे भी तो उनके प्रति कुछ दायित्व है, इसलिए हमने थोड़ा बहुत समय का एडजस्टमेंट किया। उनको सुनेंगे। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे। साहब ये सच नहीं है कि तिरंगा हवा से लहरता है, तिरंगा तो फौजियों की सांसों से लहरता है, फौजियों की सांसों से। और आज हमारे गुरुकुल में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इसका मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।